चलिए, तो नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड नंबर पर रहेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन रिंग प्लस पाई बॉन्ड सिस्टम। एक बार सभी आ जाएं। रिंग अपने आप में किसका काम करता है बताओ? आरआरएस। क्या रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा सकता है? जी हाँ। क्या पाई बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा सकता है? जी हाँ। तो इस बार हमारे पास दो आरआरएस आ गए, यानी कि अभी तक जितने भी केस पड़े हैं वो सब एक साथ आ जाए। हमने पाई बॉन्ड को इंडिविजुअली डील किया था, हमने रिंग को इंडिविजुअली डील किया था, अब रिंग प्लस पाई बॉन्ड दोनों आ जाएंगे हमारे सामने। तो इधर हम रिंग की बातें कर लेंगे, इधर हम पाई बॉन्ड की बातें कर लेंगे, और इधर हम मॉलिक्यूल की बातें कर लेंगे। ठीक है, बिकॉज हमारे पास हैं दो डिफरेंट आरआरएस, दोनों पर इंडिविजुअली चेक करना पड़ेगा। अभी भी नहीं आए हैं क्या लोग? समोसा वगैरह सब आराम से खा के आते हैं क्या? क्लास छूटे तो छूटे, समोसा नहीं फेंकनेंगे, समोसा चाय सब पूरी ही पिएंगे। आइए, मान लीजिए रिंग के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन पाई बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। यू चेक कि एक से ज्यादा आरआरएस है। अगर किसी भी आरआरएस पर जीआई है तो मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। तो रिंग में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, लेकिन पाई बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, तो मॉलिक्यूल करेगा। चाहे रिंग करे चाहे पाई बॉन्ड करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए रिंग पर नहीं है और पाई बॉन्ड पर है, तो भी मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। किसी के भी अबाउट जीआई हो जाए, मॉलिक्यूल जीआई करेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए रिंग पर भी है और पाई बॉन्ड पर भी है, तो अच्छी बात है, तो भी मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। अगर ऐसा हो जाए कि रिंग के अबाउट भी जीआई नहीं है, पाई बॉन्ड के अबाउट भी जीआई नहीं है, इसका मतलब फिर मॉलिक्यूल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। एक बार चेक कीजिए, एक आरआरएस आपका रिंग है, एक आरआरएस आपका पाई बॉन्ड है। दोनों में से अगर किसी पर भी जीआई है तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप पेन डाउन करेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। वन बाय वन हम यहां पर डील करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स आपको यहीं पर करने के लिए दिए जाएंगे। एम्स वाले का फेवरेट होता था ये। क्यों? क्योंकि अलग अलग ना पूछ कर एक ही जगह पूछ लेता है। आजकल जेईई मेंस यहीं से क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए किस प्रकार की बातें हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से सिस्टम दिया गया है और वो हमसे जानना चाहता है कि बताइए ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। क्लियर? आइए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक अपना आर आर एस जो है वो है डबल बॉन्ड। इंडिविजुअली चेक करें। आप बताओ डबल बॉन्ड में यहां पर कौन लगा हुआ है? CH3। यहां पर कौन लगा होगा? H। तो डबल बॉन्ड के एक साइड तो दोनों क्या हो गए हैं? डिफरेंट। एक साइड डिफरेंट होता ही डबल बॉन्ड जीआई कर देगा क्या? नहीं। दूसरी साइड चेक करो। अब दूसरी साइड बच्चे को दिक्कत आती है कि सर दूसरी साइड में कैसे चेक करूं? दूसरी साइड तो पता नहीं कुछ है ही नहीं। भाई दूसरी साइड है। अगर इसी को ही मैं आप लोगों के सामने इस प्रकार से बना दूं, ये रहा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इधर बताइए कौन जुड़ा हुआ है, और इधर बताइए कौन जुड़ा हुआ है? H। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए, इधर अगर अपन बात करें तो रिंग बनी हुई है, तो क्या दिक्कत की बात है? ये आपका रिंग बना हुआ है। बताओ रिंग में ये कौन है? CH2। दो हाइड्रोजन है इस पर। ऊपर की साइड भी क्या बनी हुई है? बताइए, रिंग। कौन है? CH2। और ये इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो ये तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है ना। अब आप गौर से देखिए, अगर मैं इधर वाले कार्बन पर देखूं, ये हमारा डबल बॉन्ड एक RRS, दैट इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेटरी सिस्टम। इधर तो दोनों अलग है, लेकिन इधर गौर से देखो, इस वाले टर्मिनल पर ये दोनों जुड़े हुए सेम है कि अलग अलग हैं? और समझो बिल्कुल जीरो लेवल से, अगर मैं इनके बीच का बॉन्ड गायब कर दूं, अब देखो तो एग्जैक्टली क्या है? सेम। इसका मतलब डबल बॉन्ड के इधर तो डिफरेंट थे, लेकिन इधर क्या आ गए? सेम। इसका मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है
वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। डबल बॉन्ड तो जीआई नहीं कर। अब हमें रिंग चेक करना पड़ेगा। क्लियर? अब रिंग हमने लास्ट क्लास में देखा ही था। रिंग की कंडीशन बताओ एक बार मुझे। अगर मान लीजिए 3 मेंबर्ड रिंग है तो कम से कम कितने एटम्स पर डिफरेंट एटम या ग्रुप होने चाहिए? 2। जैसे यहां पर H है और कौन है? CH3। यहां पर ये CH3 है और कौन है? H। तो इस एटम पर भी दोनों अलग, इस एटम पर भी दोनों अलग, तो ये रिंग जीआई कर जाएगी। और ये एटम कैसे होने चाहिए? sp3। सही बात है कि नहीं है? तो आइए इस पर बात करते हैं। देखो रिंग का ये एटम आपके किसी भी काम का नहीं है। एक मिनट सर, क्यों नहीं है मेरे को बताओ पहले तो आप। ये sp2 है, sp2 है, sp3 ही चेक करने हैं। आप बताओ रिंग का क्या ये एटम जीआई करवा सकता है? नहीं, क्योंकि इस पर तो दोनों लगे हुए क्या हैं? सेम हाइड्रोजन। क्या रिंग का ये एटम जीआई करवा सकता है? आप बताओ। नहीं, क्योंकि इस पर भी क्या है? सेम। तो रिंग तो जीआई नहीं कर रहा, पाई बॉन्ड भी जीआई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से ना, बिल्कुल बेसिक से समझना है। जहां भी पॉइंट क्लियर ना हो आप मुझे बताएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से दिया हुआ है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड पर चेक कर लेते हैं, ठीक है? पाई बॉन्ड पर अगर अपन बात करें तो बताओ इधर ये कौन लगा हुआ है? CH3। तो उधर कौन होगा? हाइड्रोजन। इस टर्मिनल पर तो दोनों अलग। इधर वाले टर्मिनल पर बताओ ये कौन है? CH2। और यहां पर CH2 नहीं है। अगर मैं रिंग का ये बॉन्ड इरेज कर दूं, अब देखो दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो डबल बॉन्ड पर तो दोनों क्या हैं? अलग अलग। इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। ठीक है, रिंग पर चेक करके बताओ रिंग जीआई करेगी कि नहीं करेगी? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या ये जीआई करवाने के लायक है? हाँ, पर ऐसा एक नहीं दो होने चाहिए, पर इस पर तो दोनों क्या है? सेम। तो रिंग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगी, लेकिन पाई बॉन्ड तो मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा। चाहे पाई बॉन्ड करे चाहे रिंग करे, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। ध्यान से सुनते हुए चलेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मान लीजिए अगर अपन बात करें हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एग्जांपल, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल आ गया है और हमसे पूछा गया है कि बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं। पहले मुझे समझाने दीजिए, मैं बता रहा हूं। तो पहले कहां पर चेक कर लेते हैं? डबल बॉन्ड। आप बताइए ये कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? 3। तो लोन पेयर लगाना, दोनों अलग। उस साइड नाइट्रोजन पर दोनों अलग। कार्बन पर देखने पड़ेंगे। बताओ इधर जाओगे तो कौन है? CH2। इधर जाओगे तो CH, और उस पर कौन जुड़ा हुआ है? मिथाइल। इधर देखो ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? एक बार आंखें खोलो, अगर मैं आगे का पूरा पार्ट इरेज भी कर देता हूं बच्चों तो यही अलग हो गए। तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन बन गया है। तो बताइए, तो यहां पर आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लायक है कि नहीं है? है। डबल बॉन्ड तो जीआई करेगा साहब। अब आते हैं रिंग पर। आइए बताइए रिंग जीआई करेगी कि नहीं करेगी? ये एटम चेक ही मत करो। एक मिनट सर, क्यों ना चेक करूं? sp2 है। रिंग के एटम को जीआई करने के लिए sp3 होना पड़ेगा। तो ये तो जीआई करवा नहीं सकता। इधर बताओ क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा सकता है? हाँ। इस पर एक मिथाइल लगा, एक हाइड्रोजन, दोनों अलग है, पर इसके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं है। और कम से कम ऐसे कितने होने चाहिए? 2। तो रिंग तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगी, पर मॉलिक्यूल तो जीआई करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जीआई कर रहा है। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मान लीजिए अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे सामने है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। तो सबसे पहले डबल बॉन्ड पर चेक कर ले। सबसे पहले कहां चेक कर लेते हैं बच्चों? डबल बॉन्ड। आप बताइए एक कौन है? मिथाइल। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर। तो डबल बॉन्ड के इस साइड वाले टर्मिनल पर दोनों अलग, एक साइड नहीं, दोनों साइड अलग होने चाहिए। तो अगर मैं इधर चेक करने के लिए जाऊं तो आप बताइए यहां पर कौन है? CH2। आप इधर चेक करो ताकि वैलेंसी ठीक रहे। यहां भी क्या है बताओ? CH2। फिर मैं आप यहां गया CH2 और यहां भी CH2। दोस्त ये कॉमन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है?
कॉमन पॉइंट। इस बात को आप समझो, अगर ये बात समझ गए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। दिस इज कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब ये रिंग, एक तो ये वैलेंसी है और एक ये नीचे वाली वैलेंसी है। मैं अलग अलग कलर से लिख देता हूं। जैसे हमने बात की थी, एक तो ये वाली वैलेंसी आप लोगों के सामने है, ठीक है, और एक जो है आपकी ऊपर वाली वैलेंसी है। तो ये रिंग में अगर अपन देखें तो डबल बॉन्ड पर एक तो इधर की साइड से जा रहा है, एक उधर की साइड से। पर ये जो एटम है ना, यहां पर जो भी एटम या ग्रुप होगा ये कॉमन है, उस वैलेंसी का भी हिस्सा है और इस वैलेंसी का। मैं इसको ऐसे समझाता हूं, समझो अभी। मान लीजिए ये कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, आप बोलोगे कहां, अरे ये रहा नाइट्रोजन, इस पर कौन जुड़ा हुआ है, CH3, और एक कौन है, लॉन पेयर, तो इधर तो दोनों अलग। ये कार्बन जो है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में यहां लिख दिया। आप बताओ नीचे की साइड जाऊंगा तो कौन है, CH2, ऊपर की साइड जाऊंगा तो भी कौन है, CH2, सेम या अलग अलग। अब देखो आगे गए तो यहां पर कौन है, CH2, यहां भी CH2। तो मैं कह रहा हूं बच्चे ये कॉमन है, ऊपर वाली वैलेंसी में भी है और नीचे वाले में भी। इसको समझाने के लिए, क्या बोला, समझाने के लिए मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर CH3 है, यहां पर लोन पेयर है, इधर बताओ कौन है, CH2, ये रहा, और बताओ कौन है, CH2, उधर बताओ कौन है ऊपर, CH2, और नीचे भी कौन है, CH2। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, देखो मैंने नीचे वाली वैलेंसी में भी ले लिया है और ऊपर वाली वैलेंसी में। अब देखो गौर से, इस कार्बन पर लगे हुए ये दोनों ग्रुप सेम है कि अलग अलग हैं, सेम है। इसका मतलब डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा। तो सर क्या हमें हर बार ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो जीरो से समझते हैं, फिर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो इन वैलेंसी को ऐसे ऑब्जर्व करोगे, यहां गया तो CH2, वहां भी मन है, ऊपर वाली वैलेंसी में भी है और नीचे वाले में भी। इसको समझाने के लिए, क्या बोला, समझाने के लिए मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां पर CH3 है, यहां पर लोन पेयर है, इधर बताओ कौन है, CH2, ये रहा, और बताओ कौन है, CH2, उधर बताओ कौन है ऊपर, CH2, और नीचे भी कौन है, CH2। तो ये वाला जो ग्रुप है ना, देखो मैंने नीचे वाली वैलेंसी में भी ले लिया है और ऊपर वाली वैलेंसी में। अब देखो गौर से, इस कार्बन पर लगे हुए ये दोनों ग्रुप सेम है कि अलग अलग हैं, सेम है। इसका मतलब डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर रहा। तो सर क्या हमें हर बार ऐसे बनाना पड़ेगा, नहीं, जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो जीरो से समझते हैं, फिर हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिए कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो इन वैलेंसी को ऐसे ऑब्जर्व करोगे, यहां गया तो CH2, वहां भी गए तो सेम या अलग अलग, फिर यहां गए CH2, यहां गए CH2, कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट से पहले पहले ये दोनों वैलेंसी अलग हो जानी चाहिए, कॉमन पॉइंट से पहले, क्योंकि कॉमन पॉइंट से पहले अलग हो जाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन पॉइंट पर अलग हुई तो डिफरेंस नहीं आएगा। अभी और क्वेश्चंस आएंगे, क्लियरिटी आएगी। आप बताइए रिंग GI करेगा कि नहीं करेगा। रिंग दिखते ही पता चल रहा है, कहीं भी आपके डिफरेंट लगे ही नहीं है, तो रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा, ना रिंग पर है ना पाई बॉन्ड पर है, मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। दोस्तों ध्यान से सुनते हुए जाएंगे, ध्यान से। मान लीजिए अगर अपन बात करें, आप लोगों के सामने मैंने ये मॉलिक्यूल रखा है और यहां पर लगा दिया है CH3, बिना पेन चलाए थोड़ा ऑब्जर्व करके बताइए, क्या डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। डबल बॉन्ड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। केवल डबल बॉन्ड पर अभी रिप्लाई करना है। तो देखो डबल बॉन्ड की अगर अपन बात करें तो यहां पर नाइट्रोजन पर एक तो कौन है, OH, और एक लोन पे, दोनों अलग हो गए। इधर जाएंगे बताओ CH2, उधर जाएंगे CH2, सेम या अलग, और ये आ गया कॉमन पॉइंट। इस पॉइंट से पहले ये दोनों वैलेंसी अलग हो जानी चाहिए थी। सर थोड़ा और अच्छे से समझा सकते हो, चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनिए। एक तो OH है और एक कौन है, लोन पेयर। तो इधर वाला मामला हो गया, इधर कौन है, कार्बन। इधर आओ कौन है बताओ नीचे, CH2। ऊपर जाओगे तो बताओ कौन है, CH, और उस पर कौन लगा हुआ है, मिथाइल, ये हो गया। इधर की साइड से बताओ ऊपर जाओगे कौन है, ये है CH2, नीचे आओगे कौन है, CH, और कौन लगा हुआ है, मिथाइल। तो ये जो पार्ट है ना, ये CH और मिथाइल, ये तो ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा। तो आप बताइए दोनों वैलेंसीज क्या हो गई, सेम। इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लायक नहीं है, क्या है, आप लोगों की तरह एकदम नालायक। रिंग में बताइए, रिंग में क्या ख्याल आता है, रिंग GI करेगा कि नहीं करेगा, रिंग बताइए। रिंग तो सर एक ही तो एटम है जिस पर अलग है, एक नहीं मिनिमम दो होने चाहिए।
तो रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। टेक्निकली आप ये कहना चाहते हो सर मॉलिक्यूल जो है वो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। आइए ध्यान से सुनिए मेरे भाई लोगों। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, यहां पर कौन लगा हुआ है, OH। क्लियर, यहां पर मैंने लगा दिया है फ्लोरीन और यहां पर मैंने लगा दिया है क्लोरीन। बिना पेन चलाए सोचिए और बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले देखो ये यही तो है, आप जो चीजों को है ना, इस एग्जाम्पल में और उस एग्जाम्पल में कोई फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चंस जो है वो क्लियरिटी लाते हैं कि बात कितनी समझ में आई आपको। आइए ऑब्जर्व करते हैं। डबल बॉन्ड की बात करें तो इधर तो बताओ कौन लगा होगा, लोन अलग, इधर जाओगे तो CH2, उधर जाओगे तो सेम या अलग, और ये आ गया कॉमन। कॉमन पॉइंट से पहले डिफरेंस आना चाहिए था, कॉमन पॉइंट तो दोनों में होगा। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए बनाऊं, क्या बोला मैंने, समझाने के लिए बनाऊं, तो एक नाइट्रोजन पर OH है और एक कौन है, लोन। बताओ नीचे की साइड से बात करो, कौन है, CH2। फिर ये कॉमन पॉइंट पर बताओ है कार्बन, और उस पर क्या लगा है, फ्लोरीन क्लोरीन। ऊपर बताओ कौन है, CH2। नीचे की साइड बताओ कौन है, कार्बन, और इस पर भी क्या लगाओ, फ्लोरीन एंड। और मैं यही तो कह रहा हूं कि ये वाला एटम दोनों वैलेंसी का हिस्सा माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका है, ये देखो ऊपर वाली वैलेंसी के अंदर भी काउंट हो रहा है, हुआ कि नहीं हुआ, और ये वाला आपकी नीचे वाली वैलेंसी में भी काउंट हो रहा है। तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पहले पहले अलग हो जाने चाहिए। अगर इस पॉइंट से पहले पहले अलग हो गए तो GI करेगा, नहीं तो GI नहीं हो पाएगा। कई पॉइंट आपको समझ में आया। तो डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। रिंग बताओ, तो रिंग में एक ही एटम है देखो, तो रिंग भी GI नहीं करेगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल GI नहीं करेगा। लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस देने लगूंगा। यहां पर कुछ इस प्रकार से है और ये लगाया गया है। अब बताओ ये मॉलिक्यूल GI करेगा या नहीं करेगा। रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पर अब आपको समझ में आएगा। बताइए यहां पर लोन दोनों अलग, इधर आओ, इधर कौन है, CH2, उधर कौन है, CH। आप देखो यहीं पर दोनों वैलेंसी अलग। अगर मैं आगे के ये बॉन्ड इरेज भी कर दूं ना तो कॉमन पॉइंट से पहले पहले अलग हो चुके हैं। आगे बात समझ में। इसका मतलब आपका डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अच्छा रिंग के बारे में क्या ख्यालात है। रिंग तो नहीं करेगी, एक ही एटम पर अलग है, तो रिंग नहीं करेगा, लेकिन मॉलिक्यूल तो करेगा। और जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि रिंग करेगी या पाई बॉन्ड करेगा, तुमसे तो पूछेगा मॉलिक्यूल GI करेगा या नहीं करेगा। तो कहीं भी हो रहा है टिक मार के आगे बढ़ जाओ, रिंग ने कर दिया तो रिंग से आंसर दे दो, पाई बॉन्ड ने कर दिया तो पाई बॉन्ड से आंसर दे दो, क्योंकि मुझे तो दोनों समझाने थे, इसलिए मैं हर किसी पर फोकस कर रहा हूं। जैसे मुझे पता चला पाई बॉन्ड GI कर रहा है तो मैं तो टिक लगा देता भी, क्योंकि रिंग नहीं भी कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कर भी रहा है तो भी कोई फर्क, क्योंकि मॉलिक्यूल ने तो GI कर दिया है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुए। चलिए मंडे को जितना भी अपना आइसोमेरिज्म हो चुका है वहां तक का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चंस करते रहें। क्वेश्चन पहले दिन नहीं बना उसको अगले दिन फिर से ट्राई करो, टाइम गैप के बाद ट्राई करो, आप देखना कि आप उस क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। और अगर आप ही ने बना लिया, पहली बार में नहीं बना, दूसरी बार में बन गया, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो ठीक से नहीं समझा।
कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? भाई लिखेंगे जल्दी जल्दी ना, स्पीड मेंटेन करेंगे वरना कोई मतलब नहीं। सुलटा दिया है। कितने लोगों ने नहीं लिखा है? कलर एक ही इस्तेमाल में लोग कोई दिक्कत नहीं है, पर स्पीड बराबर रखो। अब सुलटा दिया है क्या? कितने लोगों ने नहीं लिखा है? जल्दी करो। अब तो लिख ही दिया होगा। एक तो बोर्ड साइज इतनी कम है, दुगना टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आप लोग लिखते हो तब तक हम कुछ करने के लायक होते ही नहीं है। एक ही साइड से लिखना सारे, ठीक है? क्योंकि तुम में से आधे इधर से लिखेंगे, आधे उधर से, तो ना ये इरेज करने देंगे ना वो पूरा, कि टाइम तो पूरा ही लगेगा। तुझे किस बात की जल्दी? हम सोच के आए हैं 5 साल लगने। ये वाला इरेज कर सकता हूँ। एक दो बार इरेज होगा, आप अपशब्द भी कहेंगे, पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे आप, क्योंकि अगर मैं एक दो बार इरेज होगा, आप अपशब्द भी कहेंगे, पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे आप, क्योंकि अगर मैं सही हूं तो आपके अपशब्दों का कोई असर होगा नहीं। वैसे भी तुम्हारी अगर ऊपर वाला सुनता तो आधे मास्टर तक जा चुके होते। ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा। अब गलत आंसर नहीं आने चाहिए। सोचो हाथों हाथ गलत कर दिया तो फिर तो अलग ही लेवल के हो गए ना अपन। जब टॉपिक चल रहा है तभी अगर हम गलत कर दे रहे हैं तो फिर तो हमारा लेवल एकदम अलग है। फिर 3 दिन बाद तो पता ही नहीं चलेगा इसने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था। टेक योर टाइम और सॉल्व करेंगे, आंसर कोशिश करेंगे सही लेकर आ जाएं आप। नंबर 4 और लास्ट रहेगा हमारे सामने।
सुलटा पाए या खुद ही सुलट गए? पहले वाले का बताओ, जीआई करेगा कि नहीं करेगा? पहले वाला जीआई करेगा कि नहीं करेगा? इधर ये वाला देखो, पाई बॉन्ड पर चेक करें तो इधर तो पाई बॉन्ड पर दोनों अलग, इधर जाओगे तो सेम, उधर जाओगे तो भी, इधर गए तो भी, और इधर गए तो भी। अब तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, इधर इधर कॉमन हो गए। जैसे मैं उधर गया तो देखो पहले पहुंच चुका था वहां, तो इधर आओगे तो कॉमन हो जाएगा। मतलब इन दोनों से पहले पहले आपके पास डिफरेंस आ जाना चाहिए। अब अगर मैं ये बीच वाला व्हाइट बॉन्ड गायब भी कर देता हूं, समझो एक बार, अगर मैं व्हाइट बॉन्ड बीच वाला गायब भी कर देता हूं, अब तो देखो दोनों सेम साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि ये डबल बॉन्ड तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करने के लायक नहीं, क्या है आप लोगों की तरह नालायक। रिंग बताओ, रिंग का क्या ख्यालात है? रिंग जीआई नहीं करेगी, एक भी एटम ऐसा नहीं है जो जीआई करवा सके, और कम से कम कितने होने चाहिए? दो। तो यहां पर जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल जीआई नहीं करेगा। अगले वाले में बताइए क्या ख्यालात है। देखो साफ पता चल रहा है डबल बॉन्ड तो नहीं करेगा। नहीं सर आप तो बता ही दोगे, आप तो घर से सोल्व करके आए हो, याद होगा आपको तो आंसर। अरे भाई इधर देखो दोनों क्या है, इधर देखो दोनों क्या है। अगर एक भी साइड सेम आ गए तो दूसरी साइड देखने की जरूरत ही, तो डबल बॉन्ड तो सरेंडर कर चुका है कि मैं तो जीआई नहीं करूंगा। रिंग बताइए क्या ख्यालात है। अगर गौर से देखोगे तो इस एटम पर और इस एटम पर दोनों अलग अलग हैं, तो रिंग की वजह से मॉलिक्यूल जीआई करेगा। सही बात। अगले वाले में बताइए मॉलिक्यूल जीआई करेगा या नहीं करेगा? जीआई करेगा या नहीं करेगा? देखो पहले चेक करें डबल बॉन्ड की वजह से, तो यहां पर लोन पेयर और ओ एच दोनों अलग, एक साइड तो अलग है। दोस्त देख इधर दोनों अलग, इधर जाओगे तो बताओ CH2 सेम या अलग? सेम। आगे गए तो कार्बन और कार्बन पर मिथाइल, इधर भी गए तो कार्बन और कार्बन पर, देखो एग्जैक्टली सेम। अगर मैं दोस्त इधर सुन, अगर मैं ये बीच से गायब भी कर दूं तो अब साफ दोनों वैलेंसी सेम दिखाई दे रही है। इसका मतलब भाई साहब डबल बॉन्ड तो जीआई नहीं करेगा। लेकिन रिंग के बारे में क्या ख्यालात है? रिंग इन दोनों एटम्स की वजह से जीआई करेगा। जीआई कब करता है रिंग? जब रिंग में कम से कम दो एटम ऐसे हों जिन पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग हो। तो ये तो CH3 है और ये कौन है? H। और ये कौन है? CH3 और ये कौन है? H। अब कई बोल देंगे कि सर एस तो था ही नहीं, आपने लगाया है। अरे चार बॉन्ड तो बनाएंगे ना, तो रिंग तो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगी। तो यहां पर जीआई आपको होता हुआ नजर आएगा। आइए दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन में, अब एकदम सीधा जल्दी से जल्दी आंसर, आप अप्रोच बदलो। देखो साफ दिखाई दे रहा है कि रिंग ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगा, रिंग की वजह से हो रहा है। देखो रिंग की वजह से हो रहा है, तो मॉलिक्यूल तो जीआई। सर पाई बॉन्ड मुझे नहीं चेक करना, मुझे दिख रहा है जीआई होगा, भले पाई बॉन्ड ना करे। नेक्स्ट वाले में बताओ क्या रिंग जीआई करेगी? नो। रिंग में एक एटम ऐसा है। क्या पाई बॉन्ड जीआई करेगा? देखो इधर तो दोनों क्या है? अलग। लेकिन जब आप इधर आकर चेक करोगे तो सेम 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 सेम, और ये आ गया कॉमन पॉइंट। तो रिंग भी जीआई नहीं कर रही, पाई बॉन्ड भी जीआई नहीं कर रहा, तो मॉलिक्यूल भी जीआई नहीं करेगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए मॉलिक्यूल जीआई करेगा या नहीं करेगा? हाथ उठाएंगे जो कह रहे हैं नहीं करेगा। हवा में हाथ होने चाहिए ऐसे ऐसे। एक दो ही बच्चे हैं, बोल आवाज तो बहुत आई थी कि पता तो लग ही जाएगा, तुझे क्यों बताएं। ऐसे हवा में होना चाहिए। ठीक है, कितने लोगों का कहना है करेगा? करेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। भूल गए हो तुम लोग, नाइट्रोजन पर लोन अलग, नाइट्रोजन पर लोन। तो ये दोनों रिंग में इन दोनों एटम्स की वजह से जीआई है, भले ही पाई बॉन्ड ना करे। तो मॉलिक्यूल तो जीआई, रिंग ने ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर दिया है। तो सबसे पहले रिंग पे चेक किया करो, तुरंत आंसर आ जाता है। लेकिन मैंने समझाना पाई बॉन्ड से शुरू किया है। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा, नेक्स्ट और लास्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अबाउट एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। तो ये वाला जो वैरायटी थे ना, ये तीसरे वाला, ये तो पहले और दूसरे का कॉम्बिनेशन था एक प्रकार से। कल के सारे रिवाइज हो गए आपके, तो दो ही कैटेगरी हुई आपके पास। तो एक तो आपके सामने रिंग प्लस पाई बॉन्ड और एक एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। तो जब शॉर्ट नोट्स बनाओ तो इसी तरीके से हर का एक एग्जांपल और खत्म। शॉर्ट नोट्स जब बनाओ तो 3 से 4 रिवीजन हो जाने चाहिए,
क्योंकि पहले दिन ही अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बराबर ही लिख दोगे, और शॉर्ट नोट्स का मतलब छोटा छोटा लिखना नहीं होता है, लिखा उतना ही है पर छोटा करके लिख दिया है, क्या फायदा हो उससे। आइए सबसे पहले तो सर हमें ये क्लियर कर दीजिए, ये एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड क्या होता है, आप तो जानते ही हमारे बारे में, क्लियर। तो बिल्कुल बताते हुए चलिएगा, आइए मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली दो टाइप के पाई बॉन्ड होते हैं, एक एंडो और एक एक्सो। अगर पाई बॉन्ड रिंग के दो एटम्स के बीच में बना है, क्या बोला मैंने, रिंग के दो एटम्स के बीच में, जैसे यहां पर जो पाई बॉन्ड है ये दोनों रिंग के एटम्स ने बनाया हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्त, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, सेम, अलग नहीं है ये, नहीं सर इसमें तो अंदर की साइड, तो तू बता इनमें से कौन सा सिग्मा और कौन सा पाई, एक सिग्मा है और एक पाई, ऐसे नहीं पता चलता क्योंकि तो रिप्रेजेंटेशन है लिखने की। तो जब रिंग के ही दोनों एटम्स पाई बॉन्ड बना रहे हो, रिंग के ही दोनों एटम्स क्या बना रहे हो, पाई बॉन्ड, तो ऐसे पाई बॉन्ड को हम बोलते हैं एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड आपने देखा है इसको हम एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड बोलते हैं। और अगर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में मात्र रिंग का एक ही एटम इन्वॉल्व हो, मात्र रिंग का एक ही, जैसे ये पाई बॉन्ड है, आप बताओ इसमें रिंग का एक ही एटम है पाई बॉन्ड के अंदर, यही एटम रिंग का है, बाकी तो ओपन चेन का है। आगे बात समझ में। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें, मान लीजिए हमारे सामने ये है 6 मेंबर्ड रिंग और ये वाला पाई बॉन्ड है, तो बताइए रिंग का कितना एटम इन्वॉल्व है, मात्र एक। तो इस टाइप के पाई बॉन्ड्स को बच्चों हम बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक पाई बॉन्ड। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। एक होता है एंडोसाइक्लिक, नॉर्मली हम ये कह देते हैं पाई बॉन्ड इनसाइड द रिंग, पर बच्चा बोलता है फिर ये एंडो नहीं होगा क्योंकि तो पाई बॉन्ड रिंग से बाहर है, ये कोई मतलब नहीं है। दोनों एटम जो है वो रिंग के ही होने चाहिए पाई बॉन्ड बनाने में, अगर एक ही एटम है तो एक्सो, दोनों है तो एंडो। ये हमारे सामने, अब आप बताओ हेडिंग देखकर कौन से पाई बॉन्ड पर बात करेंगे हम इस पर बात करने वाले हैं एंडो पर, क्योंकि एक्सो आप ऑलरेडी देखो डील कर चुके हो, ये देखो कर चुके हो कि नहीं कर चुके हो, रिंग से बाहर जो बना हुआ है, ठीक है। तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड पर अब अपन एकदम पिन पॉइंट कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा वो एक ही कंडीशन पर डिपेंड करता है, किस पर, एक ही कंडीशन पर, और वो है रिंग साइज। वो क्या है, रिंग साइज। बस रिंग साइज से पता चलेगा कि रिंग के अंदर आने वाला पाई बॉन्ड जीआई कर रहा है या फिर जीआई नहीं कर रहा। तो सिंपल, बाकी कोई अपने को बकवास करने की जरूरत नहीं है, तो पहले इतना लिखो फिर मैं आपको बताऊंगा। सुलटा दिया है, लिखिए। If ring size is 8 or more than 8 membered, if ring size is 8 or more than 8 membered, if ring size is 8 or more than 8 membered, then endocyclic pi bond will show GI. Then endocyclic pi bond will show GI. If ring size is 8 or more than 8 membered, then endocyclic pi bond will show GI. अगला पॉइंट लिख दीजिए, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट, इफ रिंग साइज इज 7, इफ रिंग साइज इज 7 और लेस देन 7 मेंबर्ड, यानी कि रिंग 7 की है या 7 से छोटी है। इफ रिंग साइज इज 7 और लेस देन 7 मेंबर्ड, if ring size is 7 or less than 7 membered, endocyclic pi bond will not show GI. Endocyclic pi bond will not show GI. Endocyclic pi bond will not show GI. अगला पॉइंट लिख दो, इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट है ये।
स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्कीन, स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्कीन, स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्कीन, smallest cycloalkene which shows, sorry, smallest cycloalkene, alkene n नहीं इन, cycloalkene, smallest cycloalkene which exist in trans configuration, which exist in trans configuration, which exist in trans configuration, which exist in trans configuration about endocyclic pi bond, about endocyclic pi bond, about endocyclic pi bond is trans-cyclooctane, trans-cyclooctane is trans-cyclooctane, is trans-cyclooctane। आगे बात समझ में, ये कहना चाहता है कि एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड पर आपकी साइक्लोएल्कीन ट्रांस में कब आती है, जब रिंग साइज, ऑक्ट का मतलब बताओ कितने हो गई, यही तो लिखवाया है। अब आपको मैं अगर समझाने जाऊंगा ना कि 5 की 6 की 4 की क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। पहली बात, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है इसको, तो फिर अगर एनसीईआरटी से बाहर की बात है तो सर सीधा पॉइंट बताओ और इतना बताओ कि अगर मैं 15 दिन बाद रिवाइज करूं तो मुझे क्या बात ध्यान रखनी चाहिए। रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है तो एक ही कंडीशन ध्यान रखना, रिंग साइज। जीआई करेगा या नहीं करेगा, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रिंग साइज। आइए मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर अपन बात करें, कुछ इस प्रकार की बातें हमारे सामने हो सकती हैं। हालांकि सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बच्चों में आपको इसके बाद ही देखना सिखाऊंगा, पर मैं अभी थोड़ा थोड़ा सिस ट्रांस का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये देखो, इसमें अगर अपन बात करना चाहें, रिंग साइज गौर से देखो कितने की रिंग है, रिंग काउंट करो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की रिंग है। तो कहता है जब रिंग 8 या 8 से बड़ी होगी ना, तभी ये पाई बॉन्ड दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आ सकता है। जैसे यहां पर आपका अगर अपन गौर से देखना चाहें तो बताओ, डबल बॉन्ड के दोनों हाइड्रोजन किधर है, बताओ सेम साइड है कि नहीं है। तो जब सेम साइड होते हैं तो हम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, तो हम बोलते हैं सिस। तो ये हमारे सामने हो जाता है सिस साइक्लोऑक्टीन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया। यही मॉलिक्यूल दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में भी आता है, जहां पर फर्क कितना रहेगा कि जो डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो डबल बॉन्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बदल जाएगी। हाइड्रोजन एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। अब जरा गौर से देखो, अगर हम बात करें इस डबल बॉन्ड को अगर हम एक्सटेंड कर दें इस प्रकार से, डबल बॉन्ड को क्या कर दें, एक्सटेंड, तो बताओ दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के कहां चले गए हैं, ऑपोजिट साइड। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, ट्रांस। तो ये आपके सामने कहलाएगा ट्रांस साइक्लोऑक्टीन। कहता है इससे छोटी जो भी साइक्लोएल्कीन होंगी वो दो अलग कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकती। जैसे मान लीजिए कभी भी आपके सामने आ जाता है साइक्लोहेक्सीन, ये है, तो उसके नाम के आगे कभी सिस ट्रांस नहीं मिलेगा, हमेशा साइक्लोहेक्सीन मिलेगा। लेकिन इसके नाम के आगे सिस एंड ट्रांस लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सीन है तो बाय डिफॉल्ट आप समझ कर चलो वहां सिस ही बनता है, वहां ट्रांस बनता ही। तो ये डबल बॉन्ड जो आपका है, ये डबल बॉन्ड जो आपका है, ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आ सकता। और उसके पीछे है ये छोटी रिंग, रिंग की वजह से। अब अगर अपन अपने सिंपल लॉजिक लगाओगे तो आप सुलझ जाओगे। सिंपल लॉजिक क्या लगाओगे कि डबल बॉन्ड पर इधर कौन है बताओ, CH2, उधर कौन है, H, दोनों अलग। फिर इधर देखो, इधर कौन है, H, और इधर कौन है, CH2, दोनों अलग। तो ये तो जीआई करेगा नहीं, ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, तो ये जीआई करेगा या नहीं करेगा, ये रिंग डिसाइड करेगी। क्लियर, क्योंकि यहां पर जो आपका है ये अगर ट्रांस में जाना चाहे, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट जाने चाहें, तो जो रिंग है वो बहुत छोटी होगी, स्टेन मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो अगर रिंग साइज कितने की आपकी 7 या 7 से छोटी है तो हमेशा सिस में होगी। अगर मैंने साइक्लोहेक्सीन बोला है तो बाय डिफॉल्ट आप सिस ही बनाओगे, क्योंकि ट्रांस तो होता ही, ट्रांस कहां से एग्जिस्ट करना शुरू करता है, 8 से, यही तो पॉइंट लिखवाया है।
तो जब भी छोटी रिंग होगी साइक्लोब्यूटीन लिखेगा, साइक्लोपेंटीन लिखेगा, साइक्लोहेक्सीन लिखेगा, और 8 आते ही लिखेगा सिस साइक्लोक्टेन, ट्रांस साइक्लोक्टेन, क्योंकि सिस और ट्रांस यहां से बनना शुरू हो जाता है। लेकिन 7 और 7 से छोटा होगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो रिंग के अंदर अगर पाई बॉन्ड है दोस्तों, तो केवल और केवल एक ही पॉइंट देखना है, और वो पॉइंट क्या है? रिंग साइज। खत्म। डबल बॉन्ड रिंग के अंदर जीआई करेगा कि नहीं करेगा, इट विल बी ओनली एंड ओनली डिसाइडेड बाय द रिंग साइज। आप सुलटाएंगे और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको बताना है कौन जीआई करेगा और कौन जीआई नहीं करेगा। चलिए अपने खानदानी दिमाग को, और जल्दी से जल्दी बताइए इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रिंग के अंदर आने वाला डबल बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा, इट विल बी ओनली एंड ओनली डिसाइडेड बाय द रिंग साइज। ये ध्यान रखिएगा। मैंने आईपैक नेमिंग का अपना क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो उसको ऐसे मत सोल्व करना कि एक ही दिन में सोल्व कर दो, नहीं, उसको टुकड़ों में रखो। मान लो दिन के ऐसे करो 5 सोल्व करने हैं, केवल कितने क्वेश्चन? 5। आईपैक नेमिंग के 5 क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा जाके। तो उससे क्या रहेगा कि आप टॉपिक कभी भूलोगे ही नहीं, आपको ऑटोमेटिक चीजें रिवाइज करने के लिए मिलती रहेंगी और अपने क्वेश्चन बैंक आते रहेंगे। और आपको ऐसा भी लगेगा कि नोटबुक में तो हल्के हल्के करवा दिए इसने और यहाँ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहा है। तो दोस्त ऐसा मैं करता रहूंगा, बल्कि पेपर में तो और भी अच्छे आएंगे। सारे ही क्वेश्चन नोटबुक से, आपको फेक कॉन्फिडेंस कभी नहीं दूंगा। अपने क्वेश्चन तो कई बार ऐसे आएंगे कि सर लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या आंसर देगा। गलती से अगर करेक्शन चला जाता है तो वही समझा दिया जाता है। आइए पहले क्वेश्चन पर बताइए। पहले क्वेश्चन पर देखो, सबसे पहले डबल बॉन्ड चेक कर लें। क्या ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है? सभी मुझे सुनो, रिंग के अंदर है तो केवल क्या देखो? रिंग साइज। कितने की रिंग है? तो जाहिर सी बात है ये डबल बॉन्ड जीआई नहीं। एक मिनट सर, ये नहीं देखना कि दोनों साइड सेम अलग, कुछ नहीं देखना, कुछ मतलब कुछ नहीं, रिंग साइज देखना है। उसके अलावा बात करो, क्या रिंग जीआई कर सकती है? एटम ही एक बचा है सर रिंग के पास, क्योंकि ये तो जीआई करवा नहीं सकते रिंग के एटम। क्यों? क्योंकि ये तो sp2 हो चुके हैं। तो ये जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन देखो दोस्तों ढंग से। देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, इसका रूल अलग है। रिंग साइज देखो, केवल कितने की रिंग है? 4 की। तो ये डबल बॉन्ड जीआई। एक मिनट सर, क्या मैं ये नहीं देखूं
कि इधर तो कौन लगा हुआ है CH3 और उधर तो लगा हुआ है CH2, ये सब नौटंकी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, केवल रिंग साइज। इसका मतलब डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। और रिंग के लिए ये दोनों एटम आपके काम के ही नहीं रहे, क्योंकि दोनों क्या है sp2। ये दोनों जीआई करवा सकते हैं क्या? नहीं। तो ना तो रिंग जीआई करवा रहा है ना डबल बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल जीआई नहीं करेगा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलो दोस्तों। डबल बॉन्ड देखो रिंग के अंदर है, जी हाँ, रिंग साइज कितने की है? 5 की, तो डबल बॉन्ड जीआई नहीं करेगा। बाकी कहीं से रिंग से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की उम्मीद नहीं, क्योंकि यहां भी क्या है? सेम, यहां भी सेम, और यहां भी, तो ये जीआई मॉलिक्यूल नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। दोस्तों बताओ, क्या ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा? क्योंकि रिंग साइज कितने की है? 5, कैंसिल हो गया। लेकिन क्या रिंग जीआई करेगी? हाँ, देखो रिंग का ये एटम और रिंग का ये एटम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवाएगा। सोचो, अगर ये पाई बॉन्ड नहीं होता ना, जीआई तो तब भी हो रही थी। इधर सुनो, अगर मैं आप लोगों के सामने भाई लोगों ये मॉलिक्यूल लिख देता और आपसे पूछता कि बताओ जीआई करेगा कि नहीं करेगा, तो रिंग तो जीआई अभी भी कर रहा है ना, इन दोनों एटम्स की वजह से। पहला तो ये टॉपिक था अपना पाई बॉन्ड के बाद, तो आप समझो रिंग तो कर रही है जीआई, तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा रिंग की वजह से। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, क्या ये पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करवा पाएगा? नहीं, क्योंकि रिंग के अंदर है, रिंग केवल 6 की है, बाहर से कहीं से कोई उम्मीद नहीं, तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन पर फिर से देखो, क्या इस डबल बॉन्ड की वजह से जीआई होगा? नहीं, केवल रिंग साइज देखो एंडोसाइक्लिक। क्या ये दोनों ये जो एटम है रिंग के, क्या ये जीआई करवा सकते हैं? हाँ, तो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलो दोस्तों। ये देखो डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, रिंग साइज देखो कितने की है? 8, तो ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा। एक मिनट सर, क्या मैं ये नहीं देखूं इधर क्या लगा है उधर क्या? कुछ नहीं देखना, केवल रिंग साइज, खत्म। क्लियर? नेक्स्ट वाले पर ध्यान से देखिए, यहां पर आपका डबल बॉन्ड एंडोसाइक्लिक है, उम्मीद करता हूं रिंग 8 से ज्यादा की है। 8 या 8 से ज्यादा की होते डबल बॉन्ड जीआई करेगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। उधर बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं दोस्तों, तो रिंग के अंदर पाई बॉन्ड है, रिंग साइज कितने की है? 10, तो ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा, खत्म हो गया। तो एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड जीआई करेगा या नहीं करेगा, वो एक ही कॉन्सेप्ट से क्लियर होता है, रिंग साइज, खत्म, टू द पॉइंट। जब रिवीजन करो, आप सोचो कैसे रिवाइज करोगे जीआई को? पाई बॉन्ड पर जीआई, इधर भी अलग इधर भी अलग, खत्म। रिंग पर कम से कम 2 एटम पर लगे हुए एटम और ग्रुप अलग, खत्म। रिंग प्लस पाई बॉन्ड, वो तो रिपीट ही हो गया। फिर एंडोसाइक्लिक पाई बॉन्ड, ओनली एंड ओनली रिंग साइज, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो जब क्लैरिटी होती है तो रिवीजन में टाइम लगता ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहला पार्ट हमने कवर किया। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के 3 पार्ट हैं। स्टेप पहला, कौन जीआई करेगा कौन जीआई नहीं करेगा। दूसरा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नाम लिखना। और तीसरा, उनका कैलकुलेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। सब एनसीईआरटी के दायरे में रहकर बातें होंगी। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नेमिंग के 3 सिस्टम दिए गए भाई लोगों। सबसे पहला, सिस ट्रांस। सिस ट्रांस नेमिंग सिस्टम। सिस ट्रांस नेमिंग। आपने सिस ट्रांस हालांकि पहले इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया था, अब सिखाऊं कब सिस और कब ट्रांस बोला जाता है। दूसरा, अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा ई जेड नेमिंग। ई जेड नेमिंग। तीसरा, अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा सिन एंटी। सिन एंटी नेमिंग। कई बार नेमिंग बोल देते हैं, कई बार इनको कॉन्फ़िगरेशन भी बोल दिया जाता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है ना, तो सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। अभी और भी मैं क्लियरिटी लाऊंगा। कॉन्फ़िगरेशन सभी लिख के पेन डाउन करेंगे एक बार। सभी लिखकर पेन डाउन करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों, मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये दोनों एनसीईआरटी में नहीं है।
ओके, अच्छी बात है, आपने बताया। क्या कभी भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बने हैं सर? जैसे अगर उसको आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना होता ना तो इसी बार उसके पास बेस्ट था। 2016 के बाद जब उसने छीला है तो 2025 नहीं गया एनसीईआरटी से बाहर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था, पेपर आप निकाल लीजिए, अब आज जाके उस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन था पर वही पूछा जो एनसीईआरटी में दिया है, बाहर नहीं गया। फिर भी टू बी ऑन सेफ साइड मैं ज्यादा से ज्यादा कौन से वाले को डिस्कस करूंगा? इस वाले, बस। इसका कोई लेना देना, और इस पर भी बहुत बेसिक बातें करूंगा, हालांकि वो आपके लिए कितना बेसिक रहेगा वो तो टाइम ही बताएगा। ठीक है, अपन इस पर बात करेंगे और इस पर बात करेंगे। इस पर कोई बातें, अगर इस पर कोई 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम, आउटपुट जीरो। अपने गुरु मंत्र होता है, शायद पता नहीं मैंने आपको बताया नहीं बताया, पर मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। वही पढ़िए जो सिलेबस में, खत्म। सिलेक्शन श्योर कीजिए, आउट ऑफ सिलेबस रैंक के लिए जाना पड़ता है। और पहले अगर अपन हर पेपर में 650 प्लस ला रहे हैं तब हम सोचेंगे कि एक्स्ट्रा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, उससे पहले तो केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो आइए, सबसे पहले हमारे सामने आने वाला है नंबर 1, एंड दैट इज सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। धीरे धीरे आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। टेक्निकली मैं बताऊं दोस्तों, सिस और ट्रांस दोनों ही किसका काम करते हैं? प्रीफिक्स का। किसका काम करते हैं? प्रीफिक्स। सिस एंड ट्रांस आर प्रीफिक्सेस। सिस एंड ट्रांस आर प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्स अब आपको समझ में आ गया, प्रीफिक्स हमेशा नाम से पहले आते हैं। क्लियर? तो बस यही है, आप लिख दीजिए इसके अंदर एक लाइन, सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये एनसीईआरटी में है, इस पर मैं सबसे ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना चाहूंगा। सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसमें, if same atom if same atom if same atom oblique group if same atom oblique group are on the same side of double bond are on the same side of double bond are on the same side of double bond are on the same side of double bond, then cis configuration is assigned. 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 Otherwise trans. Otherwise trans. Otherwise trans. अब अदरवाइज ट्रांस का मतलब समझे दोस्तों? भाई अगर सेम एटम और ग्रुप सेम साइड आ गए हैं तो सिस, और ऑपोजिट साइड आ गए हैं तो ट्रांस, ये कहना चाहता है। आइए अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए, वन बाय वन हम इनको समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H8। दोस्तों डीयू बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही जवाब दिया है, डीयू कितना है? 1। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? मोलिकुलर फॉर्मूला। सही बोला। अगर मैं यहां से ये बना दूं एक, तो इसको आप क्या बोलते हैं बताओ? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको ये बताता है कि हाउ एटम्स आर कनेक्टेड। जैसे ये कार्बन नंबर कौन सा है? 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। अब आप बताइए, क्या आपका ये जो डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा कि नहीं करेगा? इधर देखो H मिथाइल, दोनों अलग, इधर देखो H मिथाइल, दोनों अलग, जीआई करेगा। पर ये नहीं बता रहा कि H किधर है और मिथाइल किधर है। ये दिक्कत है किसकी? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कहता है मुझे स्पेस में कौन कहां है उससे लेना देना नहीं है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों व्हाट? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब इसी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से फिर से आपको, देखो मैंने बोला ना कि टॉपिक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, इवन आपके पहले दिन के डाउट भी क्लियर होने लगेंगे। तो अब आप इसको दो अरेंजमेंट बना सकते हो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। पहला अरेंजमेंट कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपने कहां रख दिए हैं? सेम साइड। एक अरेंजमेंट आप लोगों के सामने ये बन गया है, क्लियर। दूसरा अरेंजमेंट आप लोगों के सामने ये बन गया है कि दोनों हाइड्रोजन्स आपने कहां रख दिए हैं? ऑपोजिट साइड।
आप देखो ये जो मैंने बनाया है, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, इसी से बनाए हैं मैंने दोनों दोनों। सर मुझे कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है या नहीं है? तो दोस्त देखना, कनेक्टिविटी में कहीं कोई फर्क ही नहीं है। ये देखो 1 2 3 4 कार्बन स्टेट चेन में, 1 2 3 एंड 4 कार्बन स्टेट चेन में। बस इसकी लिमिटेशन ये थी कि इन कार्बन पर, इन दोनों कार्बन पर एच और मिथाइल किधर है बता नहीं रहा था, एच और मिथाइल किधर है बता नहीं रहा था, उसने बता दिया कि कहां कहां पर है। तो अगर मैं इन दोनों कंपाउंड्स को आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? देखो ढंग से पढ़ो। अगर इन दोनों को देखो तो आप बोलोगे दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, पर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग है। स्पेस में एटम्स और ग्रुप का अरेंजमेंट अलग है, तो ये कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हुए, यानी कि स्टीरियो आइसोमर हुए। और आप बताओ वो कॉन्फ़िगरेशन किसके अबाउट अलग है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आर आर एस। आर आर एस पर अगर कॉन्फ़िगरेशन अलग है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? ज्योमेट्रिकल। और कायरलिटी सेंटर पर अलग होगा तो ऑप्टिकल हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल क्लियर डिफरेंस है, रटने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने है दोस्तों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी हमारे सामने है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर? अब इसमें अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से देखते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को आगे बढ़ा दो, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करो जो दोनों कार्बन एटम्स के थ्रू पास हो रहा हो। अब देखो इस वाले कार्बन पर, ये टर्मिनल है आरआरएस का, इस कार्बन पर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देख लो आप, और उधर वाले पर भी किसको देखो? हाइड्रोजन को। बताओ दोनों डबल बॉन्ड के किधर हैं? सेम साइड। एक मिनट सर, मैं तो मिथाइल को देख लू तो हाँ, आपने लिखा है सेम एटम ओब्लिक ग्रुप, तो देखो ये एटम दोनों पर कॉमन है कि नहीं है? या फिर आप मिथाइल से भी तो देख सकते हो, मिथाइल भी तो दोनों पर क्या है? कॉमन। एग्जैक्टली। तो देखो या तो एच एच देखो दोनों सेम साइड, या मिथाइल मिथाइल देखो दोनों सेम साइड। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। तो जब इसका नाम लिखोगे तो नाम के आगे लिख दिया जाएगा सिस। अब आपको सिस समझते आ गया कि सेम एटम या ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड है, दिमाग में पहले ही आ गया है। तो ये रहेगा सिस। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। तो इट्स आईयूपैक नेम इज सिस ब्यूट ट्विन। अगर सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम इधर लगाते हैं और इस लाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कार्बन कार्बन के थ्रू, ठीक है? तो अब आप गौर से देखने हैं, इसके अंदर जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बताओ कहां पर है? अपोजिट साइड। सर मैं हाइड्रोजन ना देखकर मैं मिथाइल देख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिथाइल मिथाइल को देख लो, बताओ कहां है? ऑपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस नाम लिखना है, तो प्रीफिक्स क्या लगा दिया जाएगा? ट्रांस। तो ये रहेगा ट्रांस ब्यूट ट्विन। दोनों नाम को गौर से ऑब्जर्व करो दोस्तों, दोनों के नाम में किसका फर्क है? केवल सिस और सिस और ट्रांस किसको बताते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो हो गया ना कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? और ये क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस, नाम से पहले आकर बताकर चले गए हैं कि देखो इसमें जो भी हैं वो सेम साइड होंगे और इधर जो भी हैं वो अपोजिट साइड होंगे। अब बताओ दोनों का आयुपैक नेम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग। सेम कैसे हो सकता है? अबे सिस और ट्रांस सेम कंपाउंड होते हैं कि डिफरेंट? सेम कैसे हो सकते हैं? दीज आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, या दीज आर कॉन्फिगरेशनल एंड आइसोमर्स आर सेम कंपाउंड और डिफरेंट? डिफरेंट कंपाउंड्स। तो कोविड में खूब चला था स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम आयुपैक नेम। इसकी जितनी औकात वो उतनी ही बात करेगा, ये ध्यान रखना। सुलटाइए जल्दी से। फिर बोलेंगे सिस ट्रांस का ही तो फर्क है, तो आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन में किसका फर्क है? आइसो नियो का ही तो है। ये तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनको बच्चा बोलता है कि भाई साहब उससे ऑर्गेनिक पढ़ लिया, मतलब अलग लेवल पर, वास्तव में अलग लेवल पर हो गए, नीट के लेवल से कहीं दूर चले जाओगे। कोविड ने बहुत अच्छा काम किया, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, लेकिन कोविड में हमने भी दूसरों के लेक्चर देखे और अब हम ये जान गए कि दूसरे कितने जानते हैं। ये सब्जेक्ट ऐसा है, अथा है, पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए सिलेबस डिफाइंड होता है, क्योंकि आपसे सारी बातें नहीं पूछी जाती। नीट का सिलेबस की पीडीएफ कितने लोगों ने निकाल ली है? सिलेबस की पीडीएफ अपने पास रखो। नीट सिलेबस
25 एंड 26 पीडीएफ अपने पास रखो, जो भी टॉपिक चल रहा हो उसमें देखते रहो कि ये सही कह रहा है, ईजेड सिलेबस में नहीं है, कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, या कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया और कौन सा छोड़ दिया। क्योंकि तुम में से आधे ज्यादा पहली बार आए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो मुझे अच्छा आएगा वो अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो मुझे नहीं आएगा उसको जल्दी उड़ा दूंगा। मतलब आपको ही चेक करते रहें, दूसरे तो सही करेंगे। अब एग्जाम्पल तो खुद पे लेके बताना पड़ता है ना। दूसरे का नाम लेते तो तुम भाई साहब क्लास के बाद ही, सर आज आपके बारे में सर ने क्या ही बताया, क्या ही कह रहे थे, इसे कहते हैं चुगली करना। और ऐसे लोग जीवन में कभी सफल, ऐसा ही काम मिल जाता उनको, कंपाउंडर का। अलग अलग डॉक्टर की ड्यूटी अलग अलग टाइम होती है, तो कंपाउंडर तो कॉमन रहते हैं। सर वो ये कह रहा था पेशेंट को आपकी दवाइयां काम नहीं करेंगी, दूसरे वाले को सर आपके बारे में ये सेम बात दोनों को बोलना होता है उसको। सुलटा दिया है क्या? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो ये तो साफ साफ था, इसमें कोई मेहनत ही नहीं हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा था आपको। अब भाई साहब कई बार एक बच्चा ऐसा बोलता है, देखो मैं बिल्कुल जीरो से चलूंगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे, मुझे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये हमारे सामने दिया गया है, ये ठीक है, ये दिया गया है, और एक हमारे सामने दिया गया है, ये आप समझना, बिल्कुल जीरो लेवल से बात करूंगा ये। अब मैं इसको समझाता हूं ऐसे, देखो मैं समझाता हूं। देखो ये हाइड्रोजन इधर, ये हाइड्रोजन इधर, और ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को आगे बढ़ा लो, कार्बन कार्बन, या सिग्मा बॉन्ड को बढ़ा दो आप, तो ये लो। तो देखो दोनों हाइड्रोजन किधर आ गए हैं, सेम साइड। तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया इसका, सिस। सही बात है कि नहीं है? नेक्स्ट वाले में देखो, ये हाइड्रोजन इधर और ये हाइड्रोजन उधर, और देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को आगे बढ़ाओ तो दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है, ट्रांस। तो बच्चों ये सिस और ये ट्रांस। एक बच्चा फिर आराम से बैठा बैठा सोच रहा है, खुद ही तो सेम साइड लगा दिए, सिस बोल दिया, खुद ही अपोजिट साइड लगा दिए, ट्रांस बोल दिया। अब तो मैं भी बता दूंगा ट्रांस है, पर ये हाइड्रोजन अपोजिट लगाए क्यों तूने, ये तो मुझे क्लियर। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि अपने साइड अपनी तरफ से लगाता रहता है, कभी सिस बोल जाता है, कभी ट्रांस बोल जाता है। चलिए इसमें अपन यहां पर अलग कर लेते हैं ग्रुप, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। क्लियर? ये देखो इनके बेसिस पर तो नहीं बोल सकते आप, क्यों? इधर वाले कार्बन पर फोकस करो, इस कार्बन पर ये कौन है, कौन है, मिथाइल, और ये कौन है, तो ये सेम एटम और ग्रुप नहीं है। हाँ इनके बेसिस पर आप सिस्टांस बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन वो तो ठीक है, पर हाइड्रोजन कहां आएगा, देखिए ये है बेसिक नॉलेज। आइए अगर मैं इसको दोबारा से बनाता हूं दोस्तों, ये लीजिए मैंने इसको दोबारा से बना दिया है, यहां डबल बॉन्ड है। कैन यू टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन? आप बताओ इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, एक, आपको साफ दिख रहा है, एक दो तीन बॉन्ड। हमें ये तो मालूम है वो हाइड्रोजन है इस पर, वो है किधर ये नहीं पता। लेकिन तो आप बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp2। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होता है। क्लियर? तो आप देखो दोस्तों, अगर इसको गौर से देखोगे इन दोनों बॉन्ड को, तो आप बताओ इस कार्बन पर तीसरा बॉन्ड किधर आए सो दैट 120 बन जाए। तो आपको हाइड्रोजन इधर ही लगाना, ऊपर की साइड नहीं लगा सकते। अब आप देखो 120 120 120, इधर बात करो, इसमें आप बात करो तो बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp2, तो इस कार्बन पर भी बॉन्ड एंगल कितने का होना चाहिए, 120। तो अगर मैंने हाइड्रोजन उधर लगा दिया तो ये 120 से ज्यादा का हो जाएगा। क्लियर? तो आपका हाइड्रोजन इधर ही आना चाहिए, जो कि मैंने सीधा लगा दिया। अब आपको समझ में आ गया कि इसने हाइड्रोजन सही लगाए थे, बॉन्ड एंगल को देखते हुए। आप देखो अगर इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देता हूं तो दोनों हाइड्रोजन बताओ किधर आ गए हैं, सेम साइड। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। अब उसमें देखो, उसमें अब आपको समझ में आ जाएगा, सेम टू सेम अगर अपन बनाए, ये मैंने आप लोगों के सामने इस प्रकार से बना दिया था, यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड। क्लियर? अब इस डबल बॉन्ड पर अगर अपन बात करें तो यहां पर देखिए, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या है, sp2, तो इसका तो बॉन्ड यही आएगा, तभी 120 के बनेंगे। और इसमें कहा आना चाहिए हाइड्रोजन, यहां, तब 120 बनेंगे। अब आप देखो एक्सटेंड करोगे तो दोनों कार्बन पर कौन कॉमन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहां पर है,
opposite side, hence it is having trans configuration. अब इसका और भी तिगड़मबाजी चलना है, तिगड़म से तो दूर चलना है, ऐसे ऐसे यूं टब दिखे तो सिस और यूं स्टेयर दिखे तो ट्रांस, दो दो कोड़ी के हैं, रायते की तरह फैला देगा एग्जामिनर इनको। सिंपल कॉन्सेप्ट पर बात कीजिए। क्लियर? जल्दी से सुल्टाना, आगे फिर बताना है आपको कौन सिस और कौन ट्रांस है। दो कंपाउंड लिखे हुए हैं, उनके नाम आपको लिखकर जल्दी से जल्दी बताने हैं। सुलटा दिया है। पहले तो बताओ ये डबल बॉन्ड जीआई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब बताओ इसका हाइड्रोजन किधर लगाना पड़ेगा? नीचे की साइड, उधर तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, 4 बॉन्ड हो गए। अब बताओ कॉन्फ़िगरेशन इसका सिस है कि ट्रांस है? हाइड्रोजन देखकर बता पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन इस टर्मिनल पर तो है, उस पर है ही, सेम एटम या ग्रुप से पहचाना जाता है। लेकिन किसके बेसिस पर पहचाना जा सकता है? CH3 एंड CH3। अब पहचाना जा सकता है दोनों CH3 ऑपोजिट साइड, तो बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ट्रांस। ये तो पहचान ली। अब नाम लिखना है, तो भाई साहब आईयूपैक नेमिंग के रूल आज भी क्या हैं? फिक्स। स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, एंड मेरे हिसाब से जो पेरेंट कार्बन चेन आप सेलेक्ट करेंगे वो ये वाली रहेगी। क्लियर? स्टेप नंबर 2 नंबरिंग, यहां से मल्टीपल बॉन्ड को 2, वहां से मल्टीपल बॉन्ड को 3, तो यहां से शुरू हो गया यूपैक नंबरिंग। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4 एंड ये रहेगा 5। पक्का? चलिए, तो बताइए आपका जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है? आपका 2 नंबर पर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। तो आप, ये तो ट्रांस में रहेगा, और ये कौन है? मिथाइल। तो सबसे पहले लिखा जाएगा ट्रांस, उसके बाद अगर अपन बात करें 3 मिथाइल। आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 ट्रांस, कि 2 नंबर पर जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस में है, लेकिन एक ही डबल बॉन्ड है तो बताने की जरूरत, अलग अलग होते तो बता देते हम। तो यहां पर हमारे सामने रहेगा ट्रांस, फिर रहेगा 3 मिथाइल। पीसीसी में बताओ कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट क्या रहेगा? पेंट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर, इन। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये जीआई कर रहा है, और पहले बता दिया कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? ट्रांस। खत्म हो गई कहानी। नीचे वाले पर फिर से देखो, क्या ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये जीआई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो इधर कौन लगाना पड़ेगा? हाइड्रोजन, लेकिन उधर जरूरत नहीं है। बताओ कौन से के बेसिस पर देखा जाएगा? मिथाइल। मिथाइल दोनों में क्या है? कॉमन। तो दोनों मिथाइल किधर हैं? सेम साइड। तो आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हो कि कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है? सिस। कॉन्फ़िगरेशन अगर पूछ रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी सिस रहेगी, जैसे ऊपर वाले की हमने बहुत पहले बता दी थी, ट्रांस। अब नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए वही रूल चलेंगे। स्टेप नंबर 1 is the selection of parent carbon chain, and this is going to be the parent carbon chain। पक्का? नंबरिंग आपकी यहां से मल्टीपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी, सिस ट्रांस सब्स्टिट्यूएंट से भी पहले लिखे जाएंगे। क्या बोला? सबसे पहले लिख दो सिस ट्रांस। तो बताइए कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिस। उसके बाद 3 नंबर पर कौन लगा हुआ है? 3 मिथाइल। सुलटा दिया है। पीसीसी में कितने कार्बन है? वर्ड रूट पेंट, डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर, इन। दोस्तों दोनों नाम को गौर से ऑब्जर्व करो। इस
आयुपैक नेम को और इस आयुपैक नेम को, पूरे नाम में केवल सिस ट्रांस का फर्क है। और सिस ट्रांस किसको बताते हैं? कॉन्फिग्रेशन। ये कौन से आइसोमर्स हो गए? कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर्स। यही पॉइंट आप क्लियर हुआ? तो आयुपैक नेम जो होता है वो पूरी इंफॉर्मेशन देता है कंपाउंड के बारे में, इंक्लूडिंग द स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर? क्या बेटा? डाई ट्राई क्यों यूज करेंगे? तो करते ना, अभी तो एक है ना मिथाइल। ये क्या है? ये तो सब्स्टिट्यूएंट है। ये मिथाइल तो पीसीसी में है। अगर दो होते तो बिल्कुल डाई ट्राई लिखते, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आप ध्यान से सुनेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। कैसा है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। ये बातें कभी अपनी एक्सक्लूसिव बातें हुआ करती थी। कैसी बातें हुआ करती थी? कभी ये बातें जो हमारी थी ये एक्सक्लूसिव हुआ करती थी। आजकल ये एक्सक्लूसिव नहीं है, कॉपी पेस्ट हो गया। कोई भी बात जो होती है वो एक ही बार नहीं होती है, बस अगले साल तो कोई ना कोई पढ़ाता हुआ मिल जाएगा, पर मतलब भी नहीं है। जैसे नीट 2025 जैसा बनाएगा तो अच्छा ही है, अगली बार वो काम की ही नहीं रहेंगे। तो ये हमारे सामने है एक, मैं हाइड्रोजन लगा दूं, इस पर हाइड्रोजन इधर लगेगा, इस पर हाइड्रोजन इधर लगेगा, ठीक है? इस पर हाइड्रोजन इधर लगेगा और इस पर भी हाइड्रोजन इधर लगेगा। चलिए मैं एक से ही आपको बता देता हूं, क्योंकि दो में फिर मुझे और बनाना पड़ेगा। ये है, ओके, पहले सही था। ये हमारे सामने, तो हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। अब मुझे इसका आयुपैक नेम लिखना है। क्या लिखना है? आयुपैक नेम। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें कितने डबल बॉन्ड है? दो। पक्का? दोनों में से कौन कौन जीआई कर रहा है? पहले वाले पर आओ। क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा? गौर से देखो, बताओ इधर कौन है? मिथाइल। इधर कौन है? हाइड्रोजन। दोनों अलग। इधर कौन है? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन तो नहीं है। अब ये मत देखना एटम तो ये है, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेगा। सिमिलरली इस पर बताओ, ये डबल बॉन्ड पर बताओ, इधर कौन है? हाइड्रोजन। और उधर कौन है? हाइड्रोजन तो नहीं है। इधर कौन है? मिथाइल। और यहां पर मिथाइल तो दोनों ही जीआई कर रहे हैं। तो एक बार मुझे कॉन्फ़िगरेशन बता दो, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अगर अपन गौर से देखें तो किसके बेसिस पर बताओगे? मिथाइल के बेसिस पर या हाइड्रोजन के बेसिस पर? कैसे बात कर रहे हो सर? कॉमन होगा उसके बेसिस पर तो बताऊंगा। तो इसमें दोनों हाइड्रोजन बताओ कहां पर है? ऑपोजिट। सो दिस डबल बॉन्ड इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? ट्रांस। और इसमें दोनों डबल बॉन्ड बताओ किधर है? सेम साइड। सो दिस डबल बॉन्ड इज हैविंग विच कॉन्फ़िगरेशन? सिस कॉन्फ़िगरेशन। पक्का? चलिए, now we have to write down the IUPAC name of this compound. We have to write down the IUPAC name of this compound. हमें इसका IUPAC नेम लिखना है। अब आप गौर से देखो, अगर मैं नंबरिंग करता हूं, कहां से? यहां से 1 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड को क्या क्या नंबर मिलेंगे? मैं कर देता हूं नंबरिंग, इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर है? 2 पर है। और एक बच्चा कहता है नहीं सर इधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। पक्का? बताओ डबल बॉन्ड कौन से नंबर पर है? 2 एंड, तो डबल बॉन्ड कहता है मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, अब कहीं से भी नंबरिंग कीजिए, दोनों साइड से नंबर 2 और 4। लेकिन क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? तो जवाब है हाँ, फर्क पड़ रहा है। अब मान लो बच्चे को लगा कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है? तो क्या क्या नाम लिखे जा सकते हैं? समझिए क्या क्या नाम लिखे जा सकते हैं। एक बच्चे ने रेड वाली साइड से नंबरिंग कर दी, तो रेड वाली साइड से नंबरिंग की, तो बताओ इसका 2 नंबर कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है? 2 नंबर जो आपका है तो ये रहेगा 2 नंबर पर जो है ट्रांस। पक्का? उसके बाद बताइए 4 नंबर पर जो आपका डबल बॉन्ड है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है? सिस। ये आ गया आप लोगों के सामने। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 6। तो आपका वर्ड रूट क्या रहेगा? बताइए, हेक्स। बताइए डबल बॉन्ड 2 बार आने वाला है तो हेक्सा। कहां कहां पर? 2,4 डाइईन। सही बात है कि नहीं है? ये लिख के चला गया, लेकिन एक ने बोला कि नहीं 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 व्हाइट वाली सही है। तो अगर व्हाइट वाले के हिसाब से करते तो आप बताइए उसके हिसाब से 2 नंबर वाला डबल बॉन्ड सिस, 4 नंबर वाला डबल बॉन्ड
ट्रांस। अब बताइए वर्ड रूट हेक्स, डाई आने वाले तो हेक्सा, क्या रहेगा 2,4 डाई इन। आप बताइए दोनों नाम सेम है कि अलग अलग है? भाई साहब ये 2 नंबर पर ट्रांस बोल रहा है और ये 2 नंबर पर सिस, फर्क कितना ही है। यहां पर 4 नंबर पर सिस है तो यहाँ 4 नंबर पर ट्रांस। तो क्या दोनों आयुपैक नेम सही मान लिए जाएंगे? नहीं, आईपीएससी का रूल है अब यहां पर भी। किसका रूल है? आईपीएससी का फिर से यहां पर रूल लगता है कि फर्क केवल सिस ट्रांस का ही हो। फर्क केवल इधर से 2 नंबर किसको मिल रहा है? सिस, और उधर से 2 नंबर किसको मिल रहा है? ट्रांस। तो बोलता है ध्यान रखिएगा अगर केवल सिस ट्रांस का फर्क है तो प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सिस ओवर ट्रांस। और ये हल्की बात नहीं है, ये जबरदस्त बात है। प्री कोविड कोई बताने वाला नहीं था इसको, मतलब अपने लेक्चर आने से पहले। आजकल बताते जब मास्टर ज्यादा चिल्ला रहा हो ना तो समझ लेना नया नया पढ़ के आया कहीं से। तो आप बताइए दोनों में से कौन सा नाम सही है? ये नाम सही और ये नाम गलत। क्या सर इसका कोई मतलब निकलेगा? अरे इससे तो बहुत चीजें आसान होंगी जब आप रिलेशन फाइंड आउट करोगे। तो जब केवल फर्क सिस ट्रांस का हो और वही डिसाइड करना हो तो ध्यान रखना सिस का नंबर कम मिलना चाहिए एज कंपेयर टू ट्रांस। ये क्या है? आईयूपीएससी का रूल है नेमिंग में, आईयूपीएससी रूल। फिर आप बोलोगे कि सर पहले क्यों नहीं बताया आपने आईयूपैक नेमिंग में? तो सिस ट्रांस तब जानते कहां थे हम? हमने कहीं नाम में सिस ट्रांस लिखा ही? अगर लिखेंगे तो इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सुलटा दीजिए भाई लोगों, जबरदस्त पॉइंट बताया है आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, हम रिंग में भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की बातें कर सकते हैं। नो, आईपीएससी रूल, सिस और ट्रांस में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? सिस को। ई और जेड में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ई को। आर और एस में प्रायोरिटी किसको मिलेगी? आर को। क्लियर? आप कहने के लिए कुछ भी कह सकते हो याद रखने के लिए, बट इट इज नॉट क्लियरली मेंशन। अपने तरीके से आप जुगाड़ बना सकते हो। अगले वाले में देखें, इधर देखिए। देखो रिंग वाले सिस्टम में ध्यान रखना है, आपके सामने अप अप आ जाए तो भी क्या बोलोगे? सिस, मतलब सेम एटम या सेम ग्रुप की बात हो रही है। डाउन डाउन आ जाए तो भी क्या बोलोगे? सिस, लेकिन एक जगह अप और दूसरी जगह डाउन, तो ये आप क्या बोलोगे वहां पर? सिस। तो अप डाउन को तो इस तरीके से हम डील करेंगे। एक वेज डैश में भी हम डील कर सकते हैं। मान लीजिए सेम एटम वेज वेज पर है, किस पर है? वेज वेज पर, या फिर डैश डैश पर। मुझे एक बार समझाने दीजिए, वेज वेज पर है या डैश डैश पर। तो उस कंडीशन पर हम कॉन्फ़िगरेशन क्या डिसाइड करेंगे? सिस। ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह वो किस पर हो? वेज पर, और दूसरी जगह वो किस पर हो? डैश पर। तो उस कंडीशन पर हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे ट्रांस। यानी कि सेम है वेज वेज या डैश डैश तो सिस, और एक वेज और एक जगह डैश तो ट्रांस। अप अप सिस, डाउन डाउन सिस, अप डाउन ट्रांस।
अब देखो जैसे ये हमारे सामने दिया गया, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, आपको छापने के लिए मौका दिया जाएगा। आप बताइए क्या ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? गौर से देखिए, क्या ये रिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है? बिल्कुल सही, इन दोनों एटम्स की वजह से। सेम टू सेम मैंने यहां पर लिखा है, बस यहां पर वेज और डैश में इन दोनों एटम्स की वजह से क्या कर रहा है? जीआई। अगर जीआई कर रहा है तो अब मुझे कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ेगी। जैसे यहां पर मैं एच को भी देख सकता हूं और मिथाइल को भी, क्योंकि एच भी देखो इधर भी है और उधर भी, मिथाइल भी दोनों साइड कॉमन है, तो किसी को देख लो। मान लो मिथाइल मिथाइल को देखते हैं, तो मिथाइल यहां पर बताओ लाइन पर, लाइन ये आपके सामने कौन सी साइड लिखा, ऊपर की साइड की नीचे की साइड? तो यहां पर मिथाइल कहां है? अप। इधर भी बताओ मिथाइल कहां है? अप। तो मतलब कहां है? सेम साइड, तो हम सिस इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? इधर बताओ आपका मिथाइल किस पर है? बताओ वेज पर। किस पर है? वेज पर। और इधर भी बताओ जो मिथाइल है वो किस पर है? वेज पर। तो वेज वेज क्या बोलोगे आप? सिस। एक मिनट सर, क्या मैं एच को देखकर नहीं बोल सकता? हाँ, डाउन डाउन सिस, डैश डैश सिस। क्लियर? तो ये दोनों सिस कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं। सर अगर इसका नाम लिखना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले क्या बता देते हैं हम? कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बताइए कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बच्चों? सिस। फिर बताइए आपकी रिंग कौन, पीसीसी कौन रहेगी? रिंग। अगर नंबरिंग करूंगा तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, बताइए क्या रहेगा? 1,4 डाई मिथाइल। 1,4 डाई मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट्स उलट गए। बताइए पीसीसी साइक्लिक है तो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हैग्स एंड 1 डिग्री सफिक्स एन। तो ये आप लोगों के सामने आएगा। इससे पहले आप सिस नहीं लिखते थे, बाकी पूरा नाम लिखते थे। तो सिस ने पहले ही बता दिया है कि जो दोनों मिथाइल हैं वो सेम साइड है। अगर ऐसा ना होकर दोस्त मेरे, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाती, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आ जाती, यहां पर आपका जो CH3 है, यहां पर ऐसे है, H यहां है, या फिर H यहां पर है और ये यहां पर है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपको कंफ्यूजन ना आए इसलिए मैंने एग्जाम्पल थोड़ा सा बढ़िया रखा है। नेक्स्ट इस प्रकार से हमारे सामने है, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें तो आपका कौन है? H। यहां पर कौन है? CH3। अच्छा वो तो बन गया ना पन्ने को, इधर से बताना है। सिस बता दिया था, ट्रांस बताना। इधर देखो, इसमें आप बताइए कि क्या आपका जो मॉलिक्यूल है वो जीआई करेगा कि नहीं करेगा? मॉलिक्यूल जो है वो जीआई करेगा या नहीं करेगा? पक्का? कौन से दो एटम्स की वजह से कर रहा है? पहचान लिया? कौन से दो एटम्स की वजह से जीआई कर रहा है? पहचान लिया? बिल्कुल सही बात। देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो ये एटम और ये एटम रिस्पॉन्सिबल है जीआई के लिए, इसमें ये एटम एंड ये एटम है रिस्पॉन्सिबल जीआई के लिए। अब बताना है ये सिस में है या ट्रांस में। तो मिथाइल से नहीं बता सकते, क्योंकि मिथाइल इस पर तो है लेकिन उस पर कॉमन कौन है? हाइड्रोजन, यहां और वहां। तो बताओ यहां हाइड्रोजन कहां है? बताओ डाउन, और वहां पर कहां है? अप। एक जगह अप और एक जगह डाउन, ट्रांस। इसमें देखो हाइड्रोजन यहां पर किस पर है? डैश। और वहां पर किस पर है? वेज। एक जगह वेज पर और दूसरी जगह डैश पर, तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। अब नाम लिखना है तो सेलेक्ट द पेरेंट कार्बन चेन। ओपन चेन में एक, रिंग में 6, ओपन चेन में एक, रिंग में 6। सो विच इज गोइंग टू बी द पेरेंट कार्बन चेन? रिंग। नंबरिंग इधर से होगी अल्फाबेटिक ऑर्डर की वजह से, तो इसको मिलेगा नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 एंड इसको 6। नाम लिखवाइए, इसमें भी नंबरिंग यहीं से होगी 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये मिथाइल वो इथाइल, अल्फाबेटिक ऑर्डर की वजह से। तो आप बताइए क्या नाम लिखा जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है? ट्रांस। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट, आपका 1 नंबर पर कौन लगा हुआ है? इथाइल। उसके बाद बताइए 4 नंबर पर कौन है? मिथाइल। आगे बात समझ में? पीसीसी क्या है? साइक्लिक, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हैग, सिंगल बॉन्ड के लिए। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो जो आपने पहले लिख दिया है ट्रांस, इट इज इंडिकेटिंग द कॉन्फिगरेशन, यानी कि जो भी सेम एटम या ग्रुप है वो कहां पर है? 1 एंड 4 पर, ऑपोजिट साइड। यहां से पहले पता चल गया था जो भी सेम एटम और ग्रुप है वो कहां है? सेम साइड, या तो वेज वेज पर है, या डैश डैश पर है, या अप अप है, या डाउन डाउन है। एक ही बात है। तो आप रिंग में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बातें कर सकते हो। जल्दी से सुलटाइए। हमें सिस ट्रांस पर सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए,
और टेक्निकली हम सिस ट्रांसफर सबसे कम टाइम देते हैं कि ये तो बच्चा कर ही लेगा, और वही हमारे सिलेबस में है। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। In the next class we will start EZ ISO, मतलब EZ कॉन्फ़िगरेशन। एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा शिद्दत से ही पढ़ना है, क्योंकि जो रूल पढ़ाऊंगा वो आरएस में काम आएंगे। आरएस कॉन्फ़िगरेशन वो सिलेबस में है, कहीं ना कहीं तो पढ़ना ही है, तो ऐसी जगह पढ़ लेंगे जहां से दो काम हो जाएंगे। सुलटा दिया है। चलिए एक बार मॉड्यूल दे दो, गलती से कोई लाया है तो। ये गलती तो बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है, और कोई एक बार कर दे तो उसको कोई दोबारा नहीं करने देगा। ज्यादा पढ़ने वाला बन रहा है क्या? मॉड्यूल लेके आ रहा है हवाबाजी में, इसी साल सेलेक्ट होने की सोच रहा है। सीधे ही कैलकुलेशन वाले दिए। जीआई पर कोई क्वेश्चन? टेक्निक नहीं भूलना है, 1 2 3। सीधे ही कैलकुलेशन वाले दिए। जीआई पर कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? चलो बाद में करेंगे, इसको आंसर करेंगे भाई। रिवीजन टेक्निक नहीं भूलना है, 1 2 3। कभी समय के साथ भूल जाओ।